हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्वक होंगे, कुशल मंगल होंगे। और बच्चे, मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर, दिल्ली से। बच्चे, आपका अपना चैनल, यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण। और आपके इस यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर हमने डीपीपी डालनी स्टार्ट करी थी। डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस पेपर। ये डीपीपी की वही सीरीज आज मंगलवार से शुभ मंगल शुरुआत करी जाती है, लगातार एयरफोर्स के एग्ज़ाम तक। बहुत सारे क्वेश्चन कराने, बहुत सारे सेट बनेंगे इसमें, बस आप देखते रहें। और आपको जो यूट्यूब पे वीडियो डाली जाएगी उसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर डाली जाएगी, जिसका लिंक नीचे लिख रखा है, या फिर आप डायरेक्ट फिजिक्स बाय जितेश पाराशर भी सर्च कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। और नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर देखिए, ये जो मैंने डिस्कशन किया है, ये डीपीपी जो है, ये डीपीपी एनडीए का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम की आंसर की है। और इसमें आंसर की का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर, बस इस क्वेश्चन का ये आंसर, ऐसे नहीं। हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे लिहाजे में बताया जाएगा और ऐसे बताया जाएगा चारों ऑप्शंस को। किसी का अगर एक आंसर है तो उन सब का कहाँ आंसर इस्तेमाल होगा, जिससे बच्चा नेक्स्ट टाइम कभी पेपर में आए तो उन क्वेश्चन को कभी भूले ना। बच्चे, एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, मेरी वीडियोज़ से जितना भी था जो मैंने बच्चों को पढ़ाया, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में था, पूरा पेपर एनडीए का पेपर फंसा। इसमें 26 क्वेश्चन है जी, 26 क्वेश्चन, 25 से 26 क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आए हैं, डायरेक्ट एज इट इज उठ के। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 51 मेरे साथ साथ देखते चलना। हिंदी मीडियम वालों को मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में भी। कहता है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताइए वक्ता केंद्र फोकल लेंथ, फोकल दूरी के बीच में क्या संबंध होता है। अरे याद है तुम्हें, ये क्या होता है, ये सी होता है, ये क्या होता है, ये एफ होता है। बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही तो हम आर बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं सर। और जो फोकस है उसे फोकल लेंथ स्मॉल एफ कहते हैं ना, फोकल दूरी कहते हैं। तो ये ओ है, सेंटर है। अच्छा, ये अगर फोकस का दोना कर देंगे, फोकस का डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, आर इज इक्वल टू 2F। क्लियर है, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। एक बात सुनना बेटा, 52 से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। और याद रखना, मैंने एनडीए का जिस दिन एग्जाम था उससे पहले 1.5 घंटे की वीडियो डाली थी, जिससे 2 क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया, एज इट इज। समझ रहे हो। चलिए ध्यान देना, एक फैक्ट बताऊंगा, उस फैक्ट के बाद कोई भी क्वेश्चन जिंदगी में ऑप्टिक्स में से आएगा तो आप अच्छे से कर जाओगे। इस फैक्ट को मैं इस वीडियो के साथ एक पेपर पे कनेक्ट करके भी आपको शो ऑफ कर दूंगा। क्लियर है, ध्यान देना क्या होता है। देखो, एक होता है रिफ्लेक्शन, ध्यान देना, एक होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चे परावर्तन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, लाइट आती है, टकरा कर चली जाती है सर, उसे ही क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओ जी, एक होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है, रिफ्रैक्शन, जिसे बच्चे हम अपवर्तन कहते हैं। क्या देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 52 से पहले मैं आपको एक ये पेज है, इसको दिखाना चाहूँगा। देखिए पेज में, और ध्यान से सुनना है इसे, हो सके तो बच्चे जीवन में नोट कर लेना, पक्का पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। मैं अपनी वीडियोज़ में भी बार बार बोला था बेटा, 104% क्वेश्चन पूछा जाता है। सुनिए ध्यान से। देखो, एक है रिफ्रैक्शन, एक बार में दिमाग में बिठाना, एक है रिफ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन हमेशा वहाँ होगा, याद रखना, जहाँ किसी की स्थिति बदल रही है या पोजीशन बदल रही है। जैसे देखो, इसके पांडव कितने थे, 5। एग्जाम्पल भी कितने हैं, 5। TIR के भी एग्जाम्पल कितने हैं, 5। इन 5 जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, इससे बाहर कभी नहीं आता। तो सुनो,
रिफ्रैक्शन मतलब स्थिति बदलेगी, दिमाग में सोचना। बताओ पेंसिल को जो अगर पेंसिल को अगर हम किसी टब में डुबोते हैं या किसी गिलास में डुबोते हैं तो बताओ वो तिरछी नज़र आती है ना? हाँ सर बिल्कुल, उसकी स्थिति बदल गई। अच्छा, तल को देखते हैं वो उभरा हुआ दिखता है, या सिक्के को देखते हैं, सिक्का अगर पड़ा होता है तो वो ऐसा लगता है जैसे ऊपर है। तल का उभरा हुआ दिखना, सिक्के का उभरा हुआ दिखना, किसकी वजह से? अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन की वजह से, जहाँ स्थिति बदल जाए। नींबू को जब डालोगे तो नींबू और मोटा होने लगता है, किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से होने लगता है। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, अगला कारण है इसका, सनसेट और सनराइज जब होता है तो सूरज उदय होने से 2 मिनट पहले दिख जाता है और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखता है। बताओ टोटल अंतराल कितना है? 2 + 2, 2 सुबह 2 शाम, बोलो कितना हो गया? 4 मिनट का डिले होता है। अच्छा, वो अपनी स्थिति से बदल गया ना सूरज भाई, जब छिप गया था फिर भी दिख रहा है, जब दिखा नहीं था तब पहले दिख गया 2 मिनट, स्थिति बदल गई। अच्छा, ऐसे ही तारों का टिमटिमाना, तारों की भी स्थिति बदल जाती है। कभी ऐसे करना, अपने घर की छत पे जाना और अपने छोटे भाई बहन से कहना देखो वो वाला तारा, और वो भी इशारा करेगा, तो देखना तुम्हें दोनों का हाथ का जो इशारा होगा ना वो अलग अलग जाएगा, क्योंकि स्थिति बदल जाती है। बात समझ आई बच्चे? ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 है, ये बताओ ये जो अपवर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, वो यहाँ हुआ है या वायुमंडल में हुआ है? वायुमंडल में। तो इस वजह से इसका नाम होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। आ जाओ नेक्स्ट TIR पे। क्लियर? TIR की बात कर रहे थे हम। TIR में क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कहाँ होता है? ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु में होता है। 2 तरह से, एक एंडोस्कोपी जब पेट के अंदर डालते हैं ऑपरेशन करते हैं, एक कम्युनिकेशन संचार में होता है। हीरे का चमकना TIR की वजह से, टूटे हुए कांच के टुकड़ों का चमकना TIR की वजह से। सिर्फ सुन लो, मिराज और लूमिंग, जब आप रोड पे चलते हो तो पानी सा फैला हुआ नज़र आता है, ऐसा लगता है गर्मियों में जैसे आगे पानी फैला हुआ है, वो किस वजह से लगता है? वो भी TIR की वजह से लगता है। जब ठंडे इलाकों में जाते हो तो लूमिंग बन जाती है, बर्फ़ पे ऐसे लगता है जैसे जो सड़क पे लग रहा था वही बर्फ़ का केस लगता है। तो ठंडे इलाकों में लूमिंग होती है, गर्म रेगिस्तान जैसे इलाकों में मिराज होती है। स्कैटरिंग याद रखना बच्चे, स्कैटरिंग का मतलब प्रकीर्णन। ये हमेशा वहाँ होता है जहाँ कलर का कॉन्सेप्ट हो, रंग का कॉन्सेप्ट हो। जैसे आसमान का रंग नीला नीला दिखाई देना, वो जी समुद्र का नीला दिखाई देना, ठीक है सर। सुबह और शाम जब सूरज निकलता है उस टाइम लाल दिखाई देता है। अगर वो पूछे सूरज सुबह शाम दिख रहा है, वो लाल दिखाई देता तो रेडिश दिखाई दे रहा, वो किसकी वजह से है? कलर, मतलब कॉन्सेप्ट है किसका? स्कैटरिंग का। और अगर वो ये कह रहा है कि उसकी स्थिति बदल रही है तो वो किसका बेटा? अपवर्तन का। बोलो याद रहेगा? अच्छा, ऐसे ही होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस को बोलते हैं व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन को बोलते हैं अपवर्तन। पेज पे ध्यान देना बस। अच्छा, दोनों में सतरंगी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। अच्छा, अगर वो सतरंगी तो बनेगा, अगर वो परत बनाता है तो वो इंटरफेरेंस है, अगर वो परत नहीं बनाता तो वो डिफ्रैक्शन, विवर्तन है। जैसे देखो पानी का बुलबुला बनता है, जब सोप बबल, साबुन का झाग जो बनता है उसका बुलबुला बनता है तो एक परत बन जाती है छोटी सी, दिखता सतरंगी है लेकिन परत बन जाती है इंटरफेरेंस के कारण। ये ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट, बार बार बोल रहा हूँ मैं। पानी की सतह पर अगर तुम मिट्टी का तेल फैला दोगे तो वो चमकने लगी है सतरंगी, एक परत बन गई पानी की ऊपर लेयर की, तो वो किसका है? इंटरफेरेंस। बोलो डिफ्रैक्शन, CD और DVD। क्या CD DVD जब चमकती है, सतरंगी चमकती है, क्या उस पर कोई परत बनती है? नो सर, वो एक स्टिकर टाइप में होती है। ऐसे ही होलोग्राफी, बुक के ऊपर देखा होगा ओरिजिनल का साइन जो होता है चमकता थोड़ा सा। क्लियर है? ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हमेशा वहाँ होता है जहाँ, जैसे सन ग्लासेज, मतलब आसानी हो देखने में हमें, उसको पोलराइजेशन। इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं ऑप्टिक्स में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा मैंने, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो बताऊंगा, उन्हें कराऊंगा। पोलराइजेशन सन ग्लासेज में, ठीक है, और एरोप्लेन की विंडो में, आप एरोप्लेन की विंडो से या सन ग्लासेज में आप सूरज को डायरेक्ट देख सकते हो, क्योंकि वो प्रकाश को ध्रुवीकृत कर देते हैं, लाइट को पोलराइज कर देते हैं। बताओ ये इतना मैंने कॉन्सेप्ट दिया, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ओहो, क्वेश्चन नंबर 52। ए लेमन, सर जी एक नींबू है जो ओहो उभरा हुआ दिखता है, लार्ज साइज का दिखता है, बताओ किसकी वजह से? तुम्हारा तुरंत जवाब आया सर जी रिफ्रैक्शन की वजह से। बहुत बढ़िया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53। जब लाइट आँख में एंटर करती है प्रकाश, तो पहली मेम्ब्रेन थिन मेम्ब्रेन कौन सी होती है? पता है, आँख का शटर जो कहा जाता है, जब सबसे पहले लाइट एंटर करती है तो वो कॉर्निया 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 से टकराती है। और याद रखना, यही कॉर्निया है जो आई डोनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। मानव नेत्र एक कहावत होती है ना कि जीते जीते रक्तदान करो और मरते मरते नेत्रदान, क्योंकि नेत्रदान मरने के बाद किया जाता है। कौन सा, पूरी आँख करी जाती है या क्या किया जाता है? तब तुम बोलोगे गुरुजी सिर्फ कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 पे। ओहो, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि ग्लास प्रिज्म में से स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट निकलती है? मतलब भैया प्रिज्म में से लाइट जाएगी तो 7 रंग में बट जाएगी। वो बताने वाले थे बाबा न्यूटन। और इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, अगर दूसरा प्रिज्म उल्टा रख दिया जाए ना तो ये 7 रंग फिर से सफ़ेद लाइट में बदल जाते हैं, वाइट लाइट में बदल जाते हैं। बोलो याद रखोगे? किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? बाबा न्यूटन ने। रमन ने किसका, सीवी रमन कौन थे? इन्होंने स्कैटरिंग प्रकीर्णन पढ़ा था ना। और स्कैटरिंग बताना कहाँ होता है गुरुजी? वहाँ होता है जहाँ कलर का कॉन्सेप्ट हो। बताओ कितने एग्जाम्पल थे? 3। आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, सनसेट और सनराइज, सूर्योदय सूर्यास्त के दौरान सूरज का लाल दिखाई देना। रेबर्स जो है ये कांस्टेंट थे। चंद्रशेखर भी हमारे कांस्टेंट थे, ये बहुत लंबी कैलकुलेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। सी चंद्रशेखर। आ जाइए। अरे सर क्या पूछ रहे हो आप? फिर से वही क्वेश्चन। द सन इज अ फियर रेड इज, बेटा आ गया ना क्वेश्चन। सन इज रेड दिखाई देता सूरज उदय और सूर्यास्त के दौरान। बताओ, कलर का कॉन्सेप्ट पूछा है। कलर का क्या रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा? ना सर, बिल्कुल नहीं होगा, स्कैटरिंग होगा। हिंदी में इसे कहते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। अब बताओ, सब चीज़ पता है। इंटरफेरेंस के 2 एग्जांपल बताओ जल्दी जल्दी कौन से हैं? सर सोप बबल का दिखना, और जब कभी मिट्टी का तेल फैल जाता है किसी पानी की सतह पे तो। अच्छा, अगला कहता है ए लेंस ऑफ पावर। एक पावर बेटा P इज इक्वल टू होता है 1/f। P इज इक्वल टू होता है 1/f। पावर कितनी है? 2 डायोप्टर, प्लस की 2 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ क्या होगी? बताओ, F बराबर 1/P होगा कि नहीं होगा? ओ जी बिल्कुल होगा। और 1/2 को सर क्या बोलेंगे? 0.5। ये तो तय है सर जी, 0.5 होगा। अच्छा बेटा, जो प्लस होता है ना, याद रखना इस बात को, जब भी प्लस होता है तो वो तो होती है कॉन्वेक्स, जिसे हिंदी में हम उत्तल कहते हैं। उत्तल, उत्तल की पावर जो होती है, क्षमता, वो प्लस में होती है। अच्छा, तो क्या आंसर आएगा इसमें से? सर जी एक तो 0.5 होना चाहिए, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 0.5 होना चाहिए। दूसरा कहता है कि इसमें तो दे रखा कॉनकेव और इसमें दे रखा कॉन्वेक्स, तो क्या आएगा? कॉन्वेक्स, उत्तल के साथ। याद रखोगे? ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। कैसा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी भी क्वार्ट्ज का दे रखा है और एक और सफाई का दे रखा है 1.77। बेटा एक बात बताऊं, कभी पढ़ा था तुमने म्यू इज इक्वल टू CV होता है, C/V होता है। म्यू जिसका जितना ज़्यादा होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। बोलो बात समझ आई नहीं आई? तो बताओ, वेलोसिटी जो है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब जो वेग है, वो किसकी कम होगी? तो आप क्या बोलोगे? सर उसकी कम होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ज़्यादा किसका है? ओहो, ये रहा सफाई का। अगर ये इसका ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। इसलिए करेक्ट आंसर ए। बेटा रीजन के साथ बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना? हाँ जी। चलिए अगला कहता है इन कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा तुम्हें, जब ऑप्टिक्स आप पढ़ोगे सब सारे के सारे केसेस बताऊंगा। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, और ये मेरे आप यूट्यूब चैनल पे भी आप डायरेक्ट देखोगे और डायरेक्ट सर्च करोगे फिजिक्स बाय जितेश पाराशर, तो वहाँ ऑप्टिक्स में ये कॉन्सेप्ट दे रखा है फ्री में। कहता कॉन्वेक्स मिरर है जी। ओ जी, कॉन्वेक्स का मतलब क्या है? अवतल। क्या है? अवतल। उसमें से बताइए कौन सी कंडीशन होती है? कब? जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होता है।
तो जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होता है ना, ये रहा पोल और ये रहा फोकस, तो भाई साहब जो इमेज है ना वो दर्पण के पीछे बनती है, लार्ज साइज की बनती है। क्लियर है? बड़ी बनती है, आभासी और सीधी बनती है। तो नॉट करेक्ट। पूछा कौन सी सही नहीं है इनमें से? वर्चुअल बनती है, सही है। बड़ी बनती है, सही है। उसके बाद इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, सही है। लेकिन इनफाइनाइट पे बनती है, ये बात गलत है सर जी, दर्पण के पीछे बनती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। कहता है किसी यूनिफॉर्म लाइट इंटेंसिटी को डाला जाता है परपेंडिकुलरली किसी टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, ऐसी सरफेस जो उसे परावर्तित कर दे। ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ सरफेस इज़ हाफ, अगर इसके एरिया, इस सरफेस का एरिया आधा कर दिया जाएगा तो क्या होगा? व्हाट विल बी द रेडिएशन फोर्स। बेटा रेडिएशन फोर्स भी क्या होगा? आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। याद रखना इस बात को। क्लियर है? चलिए अगला कहता है द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पर इमेज बनती है? वो जी रेटिना। क्या है? रेटिना। अच्छा बताना, इन चार में से कौन सा डोनेशन किया जाता है? कौन सा मानव नेत्र में डोनेट किया जाता है? तुम बोलोगे गुरुजी कोरोना। कोरोना, कोरोना बोलोगे? ना ना ना, क्या बोलोगे? कॉर्निया। कुछ बच्चे सोच रहे कोरोना, क्या बोलोगे? कॉर्निया। चलिए याद रखना इस बात को, कॉर्निया ही डोनेट की जाता है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 93 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बताऊं, कोशिश करूंगा इसके साथ एक और छोटा सा अपना हैंड से रिप्रेजेंट करके छोटी सी वीडियो क्लिप डालूं। ठीक है, हो सकता है डालूं, और नहीं है तो फिर भी याद रखो मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आपने फ्लेमिंग का नियम पढ़ा होगा, फ्लेमिंग का लेफ़्ट और राइट रूल। नहीं है तो मैं बच्चों को बताऊंगा। ठीक है जी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। टेंशन न लें, कोई चीज़ नहीं पता है वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हें फिजिक्स का हर क्वेश्चन पता होगा। पेपर में जब बैठोगे तो 25 का 25 क्वेश्चन तुम्हें पता होगा। क्लियर है? चलिए, प्रोटॉन मतलब चार्ज इधर है, क्यू इधर है, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो बच्चे इसकी डायरेक्शन आएगी इनटू द पेज, इनटू द पेज। हो सकता है मैं वीडियो भी साथ में दिखाऊं। चलिए, नहीं है तो याद रखना इनटू द पेज, अगर इसके साथ मर्ज नहीं कर पाए वीडियो। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? मैं बार बार चिल्लाता हूँ, अपना मैंने एक इम्पोर्टेंट पेज बना रखा है जिससे नेवी एयरफोर्स का पेज क्वेश्चन फंसते हैं जी। उस पेज से ही क्वेश्चन देख लेना, हर यूनिट से, हर जगह से क्वेश्चन मिल जाएगा। बार बार बोलते हैं उस वेव से, टेबल से क्वेश्चन आता ही आता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? एक्सरे। एक्सरे की वेवलेंथ सबसे क्या होती है? स्मॉलेस्ट। अगला है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट, ओहो गैल्वेनोमीटर। याद रखना बेटा, तीन चीज़ होती हैं, एक होता है एम्पियर, एक होता है एमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर, और एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ध्यान से समझो सब में अंतर क्या है। ठीक है जी, देखो एम्पियर तो है एसआई यूनिट, एम्पियर क्या है? एसआई यूनिट है करंट की। अच्छा, एमीटर क्या है? करंट को नापने वाला यंत्र है। गैल्वेनोमीटर क्या है? यह करंट की दिशा को दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। जबकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? सर ये करंट को नापता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट को करंट नापता है, स्मॉल अमाउंट के करंट को जो नापता है, छोटे करंट को जो नापता है। क्लियर है? तो बताओ करंट की डायरेक्शन कौन दिखाता है सर्किट में? प्रेजेंस, गैल्वेनोमीटर। अब देखो रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है? ये रिफ्रैक्टोमीटर क्या करता है? ये लाइट, जब कोई लाइट कितनी रिफ्रैक्शन हो रही है, लाइट में एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कितनी वो अपवर्तित हो रही है, उसे रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। विस्कोमीटर ये श्यानता को दिखाता है, विस्कोसिटी को मेजरमेंट करता है। डिफ्रैक्टोमीटर, ये डिफ्रैक्टोमीटर क्या करता है? जब किसी मटेरियल पर कोई पार्टिकल्स टकराते हैं, जैसे एक्सरे, न्यूट्रॉन, तो वो टकरा के कितने स्कैटर हो गए, कितने प्रकीर्णन हुआ उनका, कितने डिफ्रैक्ट हो गए, ऐसे रहे थे, टकरा के कितने चले गए, डिफ्रैक्शन हो गया, वो बदल गई उनकी स्थिति। तो ये क्या है? डिफ्रैक्टोमीटर से नापा जाता है। अगला है जी नेक्स्ट,
कहता है एक लिक्विड है, ओहो बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चे, ध्यान सुनना, यहाँ ध्यान देना जी। एक लिक्विड जो है केप्ट इन अ ग्लास बीकर रखा जाता है, फाइंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से बताइए कौन सी बात सही है। देखो ये क्या कह रहा है कि ये कोई बीकर है, बिल्कुल ठीक है बीकर है, इस बीकर की ये हाइट है, ओ जी बिल्कुल हाइट है, तो इस पे जो यहाँ प्रेशर लग रहा होगा उस प्रेशर को मैं बोलूँगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओ जी वायुमंडल द्वारा लगेगा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा। डायग्राम समझना, एक एक पॉइंट कर डालोगे इसका, आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने ये कह रहा सर जी जो ये P1 है ना, जो इसके बॉटम में जो P1 लग रहा है ये बताओ कितना होगा। क्लियर है, कह रहा है ना कि प्रेजेंस हो रखी है उसमें, बताओ बेस में, बेस मतलब उसके बॉटम में कितना लगेगा। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ, यहाँ प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक वायुमंडल प्रेशर, डैश 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 आते आते प्रेशर कुछ और भी होगा। अच्छा तो मैं कह सकता हूँ जो ये P1 है ना, ये किसके बराबर होगा, PA प्लस ये वाला प्रेशर डैश 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 वाला, ये कितना होता है H रो और G कितना होगा, दोबारा से बताते हैं हम। देखिए कहता है P1 इज इक्वल टू आएगा PA प्लस H रो और G, इतना आएगा। क्योंकि जब भी कोई हाइट होती है ना, जब भी कभी हाइट होती है, अगर बेटा पढ़ा होगा, हाइट होती है और उसकी डेंसिटी है, घनत्व है, घनत्व पानी है, शहद है उसका, और उसकी हाइट अंडर ग्रेविटी जाती है तो उस पर लगने वाला प्रेशर H रो G होता है। क्या होता है, उस पर लगने वाला दाब H रो G होता है। अच्छा अब देखना, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें पूरे में कंप्लीट देखो ये है नहीं है, तो ये जो प्रेशर है बॉटम वाला, तल वाला किस पे डिपेंड कर रहा है, G पे डिपेंड कर रहा है, आधारित है, हाइट पे आधारित है और उसकी डेंसिटी घनत्व पे आधारित है। बात समझ आई, H रो G पे आधारित है या नहीं है, बिल्कुल आधारित है। अब पढ़ो तुम, एक एक ऑप्शन सब समझ में आएगा। कहता लिक्विड प्रेशर को रखा गया है, करेक्ट ऑप्शन बताओ बेस में कितना लग रहा है। कहता द प्रेशर डिपेंड ऑन एरिया ऑफ बॉटम, सर जी H रो G जब लग रहा था, जब H रो G का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो एरिया का तो दूर दूर तक नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। अगला देखो, प्रेशर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ कॉलम, ओ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, हाइट पे करता है डिपेंड। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी, है गलत बोल गया, ये डज नॉट ना होता तो डिपेंड बोलता तो बात चल जाती, गलत बोल रहा है, डिपेंड करता है। अच्छा अगला के देखो, द प्रेशर जो दाब है नाइदर डिपेंड ऑन एरिया, ना तो एरिया पे डिपेंड करता, ये बात तो ठीक है, और ना डिपेंड करता उसकी हाइट पे, ये बात गलत है सब। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी, द प्रेशर डिपेंड ऑन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। बोलो बात पची कि नहीं पची, बहुत अच्छे से। अच्छा अब देखो बच्चे, साउंड वेव के बारे में बताता हूँ। देखो दो तरह की वेव होती हैं, जो वेव होती है ना, जो तरंगें होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। कौन सी, ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल जो हिंदी मीडियम वाले उन्हें बोलते हैं अनुदैर्घ्य, क्या बोलते हैं जी, अनुदैर्घ्य, और इसे क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। जब मैं लिखा करूं बेटा उस पर ध्यान देना, उन पे ऑप्शन पे ध्यान मत देना। अच्छा अनुदैर्घ्य का मतलब धैर्यपूर्वक सुन ले, धैर्यपूर्वक सुन लो जो बात बता रहा हूं मैं, अनुदैर्घ्य, धैर्य के साथ सुनना। तो मतलब साउंड वेव किस में आती हैं, लॉन्गिट्यूडनल में आती हैं। जबकि ऐसी वेव जो ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं, ये कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, ऐसे ऐसे चलती हैं, ये ऐसे चलती हैं ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ। अच्छा बताओ, मैंने पानी के अंदर शांत पानी के अंदर तालाब में पत्थर फेंक दिया तो कौन सी वेव चलेंगी, ट्रांसवर्स वेव। बोलो बात समझ आई। अच्छा साउंड वेव जो हम बोल रहे हैं वो कौन सी हैं, लॉन्गिट्यूडनल, हिंदी मीडियम क्या कहेगा, अनुदैर्घ्य। गुरुजी धैर्यपूर्वक सुनना, अनुदैर्घ्य, बात समझ आई। अच्छा उसके बाद
याद समझाई। इन दोनों वेव्स को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। कौन सी कहते हैं? दोनों वेव को क्या कहते हैं? मैकेनिकल, मतलब यांत्रिकी। और ये एक ऐसी वेव होती हैं जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? मीडियम, मतलब इनमें मीडियम चाहिए, इन्हें माध्यम चाहिए। जैसे क्या है, पानी माध्यम था, हवा अगर नहीं होगी यहाँ एटमॉस्फेयर में तो हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्लियर है? तो दो तरह की वेव होती हैं, एक मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल में आती हैं ईएम वेव। ईएम वेव सुन पा रहे हो आप? ईएम वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन्हें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों को मीडियम की ज़रूरत होती है। एक मैकेनिकल वेव दो तरह की होती है, कौन कौन सी? एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। बोलो, बात समझ आई नहीं आई? अब पढ़ो। वो जी साउंड वेव ट्रेवल इन वाटर। सर बात तो सही कह रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में कह रहा है विच वन इज नॉट करेक्ट, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या वाटर में कर सकती हैं साउंड वेव? सर कर तो सकती हैं, क्योंकि ट्रेवल कर सकती है, मीडियम चाहिए ना, बहुत बढ़िया माध्यम चाहिए। साउंड वेव एयर में कर सकती हैं। ओ जी गुरुजी बिल्कुल कर सकती हैं। साउंड वेव स्टील में कर सकती हैं। अजय गुरुजी बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन साउंड वेव वैक्यूम, निर्वात में नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि साउंड वेव क्या है? एक मैकेनिकल है, यांत्रिकी है। और वैक्यूम में कौन करती है? नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल मतलब अयांत्रिकी। कौन सी? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी माध्यम की ज़रूरत है? तब तुम बोलोगे नो सर। बच्चे बात समझ पा रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अच्छा बताना। और ये फिर आ गए तो क्वेश्चन फिर से देखो सर, एक ही सेट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्टेट नॉट करेक्ट। कौन सा साउंड में नॉट करेक्ट नहीं है? सर साउंड ट्रेवल इन स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ बात तो ठीक है, ये बात ठीक है आपकी, स्पीड कम होती है। अच्छा, साउंड ट्रांसवर्स वेव है। साउंड वेव ट्रांसवर्स वेव, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है? समझ पा रहे हो आप? साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्चर, ये बात भी सही है। तो करेक्ट आंसर बच्चे क्या होगा? साउंड वेव जो हैं, साउंड वेव कौन सी वेव्स हैं? अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ? तब तुम्हारा जवाब क्या रहेगा सर? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी नहीं है इनमें से? तो ट्रांसवर्स वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल। बात समझ आई? विच वन इज नॉट करेक्ट? ये वाला, ये वाला। बात समझ आई? क्लियर है ना? चलिए अगला, नेक्स्ट 95। कोई शॉर्ट सर्किट है तो उसमें शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि भाई लो रेजिस्टेंस दिया जाए, करंट ज़्यादा हो जाए। और करंट ज़्यादा होने का मतलब है शॉर्ट सर्किट को हिंदी में बोलते हैं बच्चे। क्वेश्चन आप समझ पाना ध्यान से कि जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होगी, मतलब लघु परिपथ जब होगा, तो करंट क्या होगा? धारा क्या होगा? धारा बढ़ने लगती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ, अगला क्वेश्चन कहता है कि जो रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, बल्ब बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? टंजस्टन। ये तो बच्चे को पता है। अच्छा अब सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसा? अजी सिंपल क्वेश्चन है। देखो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, R ये लगा हुआ, R ये लगा हुआ। बेटा R और R कितना हो जाएगा? R/2 होगा, नहीं होगा? पैरेलल में है, समांतर में, तो लगाओ फॉर्मूला। V इज इक्वल टू आई आर। ओहो, V कितना है? 12 वोल्ट। करंट कितना है? 100 मिली एम्पियर है। मिली मतलब अपॉन में 100 कर दूं, अपॉन में 1000, सॉरी। क्लियर है? अच्छा, R कितना है? R/2 है कि नहीं? काटो, 2 0 से 2 0 गई, यहाँ 20 बन गया, 20 गुना में 12, 240 बनेगा, नहीं बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा इसका 240। कर लोगे? इसकी PDF भी डाल दूंगा मैं अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पर, फिजिक्स बाय जितेश पाराशर। कहता विच वन इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सी इनमें से यूनिट नहीं है एनर्जी की? भाई करेक्ट आंसर इसका D है। देखो ये भी है, जूल भी है, वाट भी है, और न्यूटन मीटर भी है। न्यूटन मीटर समझ रहे हो? F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ कार्य होता नहीं होता? और मेरा जो लेक्चर हर बच्चा लेता उसे पता है सर जी, कार्य
ही एनर्जी होती है, होती नहीं होती? तो करेक्ट आंसर डी। बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हो बच्चे आप, कंटिन्यूटी बनाए रखे हो, क्योंकि इनको चाहता तो मैं सिर्फ 10 मिनट में सिर्फ आंसर बता सकता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। चलिए अगला पॉइंट कहता है कि 2 प्लेनेट दे रखे हैं, 2 ग्रह दे रखे हैं जिनमें सन की ओर घूम रहे हैं, उनकी त्रिज्या दे रखी है। तो बताओ टाइम का अनुपात क्या होगा? याद करो केपलर का तीसरा नियम, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। होता नहीं होता? तो बोलो, मैं बोल सकता हूँ T1/T2 का स्क्वायर इक्वल होगा R1/R2। क्लियर है? कैसे होगा R1/R2? दोबारा से बताता हूँ, देखिए यहाँ क्या बनेगा, T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर R1/R2। अच्छा, R1 बताना कितना है, R2 कितना है, 4R। तो बच्चे बटेगा क्यूब, मतलब उसकी पावर घन कर दिया। 1/4, 1/4 का क्या बनेगा, 4 गुणा में 4 64 बनेगा। अच्छा, ये जब स्क्वायर यहाँ जब जाएगा तो इसका अंडर रूट बनेगा, क्या बन जाएगा, 1/8 आएगा कि नहीं आएगा? ओ जी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल है। एक 20 ओम का रेजिस्टेंस था जिसको काट करके अलग अलग 10-10 में बांट दिया, 10 ये और 10 ये। कर लेना, 10 गुणा में 10, 10 गुणा में 10 बटे में 10 प्लस में 10। पैरेलल का फॉर्मूला होता नहीं होता, ऊपर करो गुना, नीचे करो जमा, वो जी 5 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आया। ईंट पर नाच, पता होगी ये बात। न्यूट्रॉन खोज किसने करी, चैडविक ने करी। रदरफोर्ड आपको पता ही है, जिसने न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में बताया। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के बारे में। डाल्टन्स लॉ था, याद है, अवोगाद्रो लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये गैस की थ्योरी में आए थे। अगला कहता है एटॉमिक मास यूनिट, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान ऑफ एन एलिमेंट इक्वल होता किस किस के? तो करेक्ट आंसर इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ओनली। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बनता है, याद रखना ये बात। ये गलत लगा रखा है किसी बच्चे ने। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बच्चे। कहता है, बस थोड़े से क्वेश्चन और है इसमें, एक दो क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनमें से कौन सी बात गलत है? पता है मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड होती है, सही है ये बात। ये क्लोज लूप बनाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, ऐसे ऐसे करके। ये लाइन आर ओपन कर्व, ये खुली कर्व हैं, ये बात गलत है। समझ रहे हो? बात समझ आई? नॉट अ करेक्ट। तो इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है? ये सी करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्रॉस कभी कर ही नहीं सकती। डी ऑप्शन आपको पता है। अगला ओ जी कहता नॉट करेक्ट, कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है? सर जी ये बात देखो क्या कह रहा है, डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना। हीरा जो होता है वो गुड नहीं होता, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो चांदी होता है, सिल्वर होता है। डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह कुचालक है विद्युत धारा का। बच्चे बात समझ आई नहीं आई? आपने इतना सहयोग दिया। और बच्चे याद रखो, इस नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण, एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे सभी लोगों को सहायता करना है जिनके पास समय और संसाधनों की कमी है, जो पढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं आगे। ऐसे छात्रों के लिए ये मंच प्रदान किया गया है। आप अपनी पढ़ाई करें, जो वीडियोज यहाँ देख रहे हो साथ साथ में टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करें। क्लियर है? और राष्ट्र के लिए सच्ची तरह अपने आप को समर्पित करें, डिफेंस ज्वाइन करें। चैनल को जितना हो सकता है बच्चे सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉरवर्ड करें। और एग्ज़ाम तक आपके पास इतने क्वेश्चन होंगे कि आपको सिर्फ ऑप्शन देखने तक की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट क्लिक कर दोगे। तब तक के लिए बच्चा अपना ख्याल रखें। DPP की शुरुआत हो चुकी है और ध्यान रखें आपका अपना चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स।